दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल सुबह पेट्रोल 200 पर लीटर हो जाए तो आप क्या करोगे? शॉक, गुस्सा या फिर ब्लेम गेम? लेकिन असली वजह क्या होगी? ना कोई टैक्स बढ़ा, ना कोई पॉलिसी चेंज, फिर क्या हुआ होगा? दुनिया का सबसे डेंजरस चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये एक ऐसा सी रूट है जो मैप पर छोटा दिखता है लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। और आज यहीं पर खड़ा है पूरा ग्लोबल क्राइसिस। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच पीस टॉक्स अब कोलैप्स हो चुकी है। सेकेंड राउंड शुरू होने से पहले ही कैंसिल हो चुका है। सीज फायर टूटने के एज पर है और सबसे डेंजरस बात, किसी के पास क्लियर सॉल्यूशन नहीं है। स्टोरी शुरू होती है यूएस और इजराइल स्ट्राइक के बाद। मिडिल ईस्ट में टेंशन एक्सप्लोड होता है। डेज नहीं, वीक्स तक कॉन्फ्लिक्ट चलता है। मिसाइल, रिटेलिएशन, एस्केलेशन, फिर सडनली एक टेम्परेरी सीज फायर आता है 2 हफ्तों के लिए। एक मौका डिप्लोमेसी का, लोकेशन फिक्स होता है इस्लामाबाद। फर्स्ट राउंड की टॉक्स होती है। यूएस साइड से लीड कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस। 21 घंटे तक डिस्कशन हुआ। इमेजिन करो 21 घंटे, लेकिन रिजल्ट 0। कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, बस डिफरेंसेस और क्लियर हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या था? सेकेंड राउंड की टॉक्स 21 अप्रैल को होनी थी। जेडी वेंस आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले ही ईरान ने साफ मना कर दिया। उनका ऑफिशियल लाइन है नो प्लान फॉर नेक्स्ट राउंड। मतलब टॉक्स टेक्निकली ख़त्म नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली डेड हो चुकी है। अब सवाल है कि क्यों टॉक्स नहीं हो रही हैं? क्या ये सिर्फ ईगो क्लैश है या कुछ और बड़ा? जी हाँ, आंसर है न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो पूरी कहानी का कोर है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपना यूरेनियम ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ईरान के डिप्लोमेट इस्माइल वगई ने कहा कि ट्रांसफरिंग यूरेनियम हैज़ नेवर बीन ऑन द टेबल। मतलब यूरेनियम सिर्फ रिसोर्स नहीं, ये पावर है, स्ट्रेटेजिक पावर। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लेम किया कि ईरान न्यूक्लियर एम्बिशंस छोड़ना नहीं चाहता। अब प्रॉब्लम समझो, यूएस चाहता है कंट्रोल, ईरान चाहता है सॉवरेंटी। और जब कंट्रोल और सॉवरेंटी टकराते हैं तो कंप्रोमाइज़ मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं उस इंसिडेंट पर जिसने सिचुएशन को एक्सप्लोड कर दिया। जी हाँ, एक ईरानियन कार्गो शिप मर्चेंट वेसल टुस्को को यूएस नेवी ने इंटरसेप्ट किया, वार्निंग दी और फिर सीज कर लिया। यूएस कहता है कि ये लीगल एक्शन है, ईरान कहता है कि ये एक आर्म्ड पायरेसी है। अब सोचो, एक साइड कह रही है लॉ, दूसरी साइड कह रही है वायलेशन। ट्रस्ट कहाँ बचेगा? एक्सपर्ट कहते हैं इस शिप को प्राइज डिक्लेयर किया जा सकता है, मतलब लॉ के तहत यूएस इसे ऑन भी कर सकता है। ये सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये लीगल कॉन्फ्लिक्ट भी बनता जा रहा है। रूल्स, इंटरप्रिटेशन, पावर, सब कुछ मिक्स हो गया है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। एक हिडन लेयर और है। क्या ईरान इंटरनली डिवाइडेड है? ईरान की डिप्लोमेसी रिप्रेजेंट कर रहे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगाची साहब कहते हैं कि स्ट्रेट ओपन है, लेकिन ग्राउंड पर एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा है, शिप्स रोक रहा है, फायरिंग कर रहा है, रूट डिसाइड कर रहा है। मतलब ईरान की तरफ से बोला कुछ और जा रहा है और हो कुछ और रहा है। और यही सबसे बड़ा डेंजरस सिग्नल है। क्या ईरान में अब सिंगल पावर सेंटर नहीं बचा? ऑफिशियल गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, ग्राउंड पर एक्शन कुछ और हो रहा है। IRGC सिर्फ
एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है बल्कि इन्फ्लुएंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब मल्टीपल पावर सेंटर बन जाते हैं तो प्रॉब्लम सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं, प्रॉब्लम होती है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, क्योंकि फिर आपको नहीं पता नेक्स्ट मूव कौन करेगा। और जियोपॉलिटिक्स में अनप्रेडिक्टेबिलिटी सबसे डेंजरस फैक्टर होता है। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ दिखता है? भारत में कुछ दिन पहले इंडियन फ्लैग शिप्स पर वार्निंग फायर हुआ था। ये शिप्स ऑयल लेकर इंडिया आ रहे थे। इंडिया ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया, मतलब इंडिया अब स्पेक्टेटर नहीं, डायरेक्टली अफेक्टेड प्लेयर है। अब यूएसए का मूव समझो, फोकस सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नहीं, गल्फ ऑफ ओमान में भी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। चेस में गेम सिर्फ एक मूव से नहीं जीती जाती, पूरे बोर्ड को कंट्रोल करना पड़ता है। यूएसए क्या कर रहा है? पहले पोर्ट्स चौक किए, फिर नेवल प्रेजेंस दिखाई, प्रेशर बिल्ड किया, मतलब यूएसए सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपन बनाया और यूएसए ने गल्फ ऑफ ओमान को ही ब्लॉक करके पूरा बोर्ड पकड़ लिया। ये चेकमेट नहीं है, ये डेडलॉक है। क्या गल्फ ऑफ ओमान को ब्लॉक करने से ईरान बैकफुट पर जाएगा और टॉक्स के लिए रेडी होगा? नहीं तो इस डेडलॉक का क्या इम्पैक्ट होगा? ऑयल प्राइसेस राइज करेंगे, शिपिंग रिस्की होगी या मार्केट अनस्टेबल होगा। और अगर ये एस्केलेट हुआ तो शॉक सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, सीधे आपकी पॉकेट तक आएगा। अब पूरी पिक्चर देखो, अगर टॉक्स कोलैप्स होते हैं, न्यूक्लियर डेडलॉक ऐसे ही बना रहता है, तो यूएस वर्सेस ईरान की कहानी सिंपल नहीं लग रही है। यहाँ हर साइड अपने हिसाब से सही है और शायद यही इस कॉन्फ्लिक्ट को इतना डेंजरस बनाता है, क्योंकि जब कोई पीछे हटने को तैयार नहीं तो सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है कब होगा। दुनिया में शांति के लिए सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होना ही चाहिए। आप क्या सोचते हो, वॉर या डिप्लोमेसी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।